हे स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिए थे, है ना। आई हैव गॉट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मेघा, अर्चिता, शशांक और बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करके सबमिट करें, ठीक है। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो कुछ बातें बता देना चाहते हैं तुम्हें कि जैसे हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो सॉल्यूशन चैप्टर में बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तीन टाइप्स के हो सकते हैं, है ना। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर लिक्विड गैस सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कैसा होगा, वॉलेटाइल लिक्विड्स का मिक्सचर होगा, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड्स तुम लोग समझते हो, है ना। तो हम लोग जो वेपर प्रेशर का डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स के मिक्सचर वाले सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे, है ना। जैसे हम कोई लिक्विड लिए हैं एक कंटेनर में, ये हमारे पास एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है ना। ये कैसा है, क्लोज्ड कंटेनर, दिस इज क्लोज्ड कंटेनर, दिस इज क्लोज्ड कंटेनर। तो देखो, इस क्लोज्ड कंटेनर में मान लो हम कोई लिक्विड लिए हैं, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस लिक्विड को यहाँ पे रख दिए हैं और कंटेनर को ऐसे क्लोज कर दिए हैं, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे इसके या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, कुछ समय के बाद ये इवापोरेट होने लगेंगे, है ना। ये क्या होने लगेंगे, इवापोरेट होने लगेंगे, है कि नहीं। हम लोग बोल सकते हैं जो सरफेस का पार्टिकल होगा, जिसके पास क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी होता है कि नहीं। तो ये ज़्यादा एनर्जी होने के कारण क्या होंगे, ये पहले इवापोरेट होंगे। अच्छा, ये जब पार्टिकल्स इवापोरेट होंगे तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है कि नहीं, ऊपर चले गए। ऊपर तो स्केप करने का कोई जगह है नहीं, है ना। तो क्या होगा, कुछ समय बाद वापस ये क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, है कि नहीं। तो मतलब पहले क्या हुआ, यहाँ पे इवापोरेशन हुआ, फिर क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होने लगेगा, ये वेपर, है ना, चूंकि स्केप नहीं हो पाया है तो ये वापस क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि अब कंडेंसेशन होने लगा है कि इवापोरेशन हो रहा है। तो देखो, जैसे ही ये वाटर का लेवल, वाटर सॉरी, जो भी लिक्विड लिए हैं उसका लेवल अगर यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा, इवापोरेट होता जा रहा है मॉलिक्यूल्स, है ना। लेकिन जैसे ही देखेंगे ये लेवल कांस्टेंट हो गया, अब ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। समझ में आया। और इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वेपर फेज में हो जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो इस लिक्विड के वेपर्स, जो इस लिक्विड के वेपर्स प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे, प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, है ना। एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर लगेगा, है ना, वेपर के द्वारा लिक्विड पे, लिक्विड सरफेस पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। मतलब ऐसा तो हो रहा है ना कि मतलब वेपर तो बनता जा रहा है, कुछ समय बाद देखोगे इसका वेपर बनने लगेगा, तो किसी भी टाइम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेपर होगा ही। तो किसी भी टाइम पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 2 वेपर बन गया है तो उसके प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल देंगे, या 2 के बाद भी 10 वेपर बन गया तो उसके प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, है ना, उस वक्त पे जितना प्रेशर ये वेपर्स लगाएंगे लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है सभी को, वेपर प्रेशर क्या होता है।
ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, प्रेशर exerted by vapors at equilibrium is called vapor pressure। क्लियर है सभी को? फिर से समझो, एक क्लोज्ड कंटेनर में लिया गया है एक वोलेटाइल लिक्विड को, वोलेटाइल लिक्विड है, कुछ समय बाद अपने आप इवापोरेट होगा, है कि नहीं? तो इवापोरेट होते होते क्या होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इसके इवापोरेशन के बाद क्या होंगे, ये लेवल डिक्रीज होगा इसका, है ना, लिक्विड का, और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे, है ना। कुछ समय के बाद क्या देखा जाएगा कि ये जो लिक्विड का लेवल है वो कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हुए हैं वो कंडेंस भी होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इसको स्केप करने का जगह नहीं है ना। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स जब इवापोरेट होंगे तो कुछ समय बाद ये कंडेंस भी होंगे। तो जैसे ही लिक्विड का लेवल, है ना, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इस समय ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो चुका है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो चुका है, या बोल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, है ना, लिक्विड फेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज। इसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितने भी वेपर्स होंगे उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, है ना। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, चलो अब देखो ये जो वेपर प्रेशर है, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर लिक्विड्स इफ बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लिख रहे हैं, इफ बॉइलिंग पॉइंट increases, if boiling point increases then vapor pressure decreases। अगर किसी लिक्विड का हम लोग बात करें, कंपैरिजन करें, तो क्या होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज़्यादा होता तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। कैसे समझो, इसका मतलब समझो, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, है कि नहीं। अगर हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसको वेपर बनने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगा, इसका मतलब उसका कम वेपर बनेगा, कम वेपर बनेगा तो उसका वेपर ही कम बना है तो उसका प्रेशर भी कम होगा ऑब्वियसली। समझ में आया कि नहीं, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं वाटर एंड हम लोग ले लेते हैं तुम्हारा इथेनॉल। तो वाटर का हम लोग जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वैसे हम लोग जानते हैं इथेनॉल क्या होता है, ऐसे वोलेटाइल होता है, जानते हो तुम लोग, है कि नहीं। तो ये वोलेटाइल होता है, ये क्यों नहीं होता है ना। तो समझो इसका बात, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब इसका वेपर बनना स्टार्ट होगा, और इसका वेपर तो 78 डिग्री पे ही स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन पे देखें तो इसका वेपर ऑब्वियसली क्या होगा, इसके वेपर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, है ना। अगर इसका वेपर ज़्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं। तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है सभी को? सिंपल सा बात याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब वेपर कम मतलब वेपर प्रेशर कम, सिंपल। ठीक है, चलो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं तुम्हें। जैसे अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो वाटर है, हम कोई वोलेटाइल लिक्विड नहीं लिए, हम लोग वाटर को लिए, है ना। इफ वाटर इज टेकन, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाटर लिक्विड और वाटर सॉरी H2O गैस, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, है कि नहीं। तो वाटर के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इसको क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। क्लास 11 में तुम लोग को बताए हुए हैं ये चीज़, कौन से चैप्टर में, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, एक्वस टेंशन। दिस इज क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर।
ठीक है, वहाँ बताए थे एक्वस टेंशन का डेफिनेशन, याद करना है ना, कॉपी जाके देखना कभी मौका मिला तो, कि एट इक्विलिब्रियम वाटर वेपर के द्वारा लगाया गया जो भी प्रेशर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन, है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज एक्वस टेंशन। ठीक है, तो वही चीज़ तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिर से, है ना। बस वहाँ पे ये चीज़ अलग से मेंशन नहीं किया गया था, अब यहाँ पे हम लोग अलग से मेंशन करके पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर, एक नया टर्म। ठीक है, तो आई होप वेपर प्रेशर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेपर प्रेशर से रिलेटेड, वेपर प्रेशर depends only on temperature and nature of liquid। वेपर प्रेशर है ना, साइज शेप इस पे डिपेंड नहीं करता है, कंटेनर पे, कंटेनर के साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये बस किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है ना। ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवापोरेट होंगे, है ना। तो वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। उस तरह नेचर ऑफ लिक्विड पे, जैसे हम दो लिक्विड का कंपैरिजन किया है ना, तो ये डिपेंड करता है कैसा लिक्विड है कि नहीं। बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उस हिसाब से उसका वेपर प्रेशर भी बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसके अलावा बाकी किसी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्लियर होगा तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, अभी देखो हम लोग जो वेपर प्रेशर का बात किए, ये एक लिक्विड हम लेके बताएं, तुम्हें समझाएं, है ना। किसी एक लिक्विड का, वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, कैसे होगा, ये हम तुमको समझाएं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या बात करना है, सॉल्यूशन का बात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे दो लिक्विड कम से कम होने चाहिए, है। तो देखो मान लो कोई एक लिक्विड है, ये मान लो लिक्विड ए। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं लिक्विड बी, दिस इज लिक्विड बी, है ना। तो यहाँ दो लिक्विड लिए हम, वोलेटाइल लिक्विड ए एंड वोलेटाइल लिक्विड बी। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हम लोग क्या किए, दो वोलेटाइल लिक्विड को लिए, है ना, और उसके बाद क्या किए, दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिए, है ना। तो ये जो प्योर लिक्विड है ना, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसी तरह बी का वेपर प्रेशर होगा अपना, जब ये अकेले अकेले पड़ा हुआ है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिए हैं, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कुछ और हो जाएगा, उस तरफ बी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, हम क्या बोले, जब ये प्योर लिक्विड है ए, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कुछ और होगा। ठीक है, लेकिन जब इनको मिक्स किए हैं तो ऑब्वियसली इसका जो एक्चुअल वेपर प्रेशर था वो तो नहीं रहेगा ना, सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा ए एंड बी का, उसी को बताने के लिए एक लॉ है, दैट इज रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, रॉल्ट्स लॉ स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में अक्सर पूछता है इससे क्वेश्चन, है ना, रॉल्ट्स लॉ क्या होता है, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसी सॉल्यूशन के बारे में कहता है ना, सॉल्यूशन है ना ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, इसके बारे में क्या कहता है रॉल्ट्स लॉ, इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इट स्टेट्स दैट, it states that the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of a component in a solution
in a solution is directly proportional to the mole fraction of the component. मतलब इस सॉल्यूशन में जो भी वेपर प्रेशर होगा ए कंपोनेंट का, वो क्या होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये कहता है रॉड्स लॉ। हम लोग लिख सकते हैं यहां से पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपोनेंट बी के लिए पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को? इसको लिख भी लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए in solution. Pb is vapor pressure of B in solution. ठीक है, अब देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग लिखेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखो नोट करके। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया बात? तो देखो जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, तो जब ये इकलौता अकेला पड़ा हुआ था, प्योर लिक्विड था, तो इसके कारण जो भी वेपर प्रेशर था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट ए। उस तरह बी के लिए जो भी था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट बी। और इस सॉल्यूशन में है ना क्या होंगे, ए बी होंगे और बी भी होंगे, है कि नहीं, बी भी होंगे, है ना। तो ए के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट, बी के लिए लिखेंगे पी बी, और ए के लिए लिखेंगे हम लोग पी ए। समझ में आया? ये ए के लिए मान लो, ये बी के लिए मान लो। क्लियर है बात? ठीक है, प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड का प्रेशर को नॉट से दिखाएंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज पी नॉट ए, प्योर लिक्विड बी इज पी नॉट बी। जब इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन में अब पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं होगा, इनका प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। ऑब्वियसली ये दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं, तो पहले जितने मॉलिक्यूल्स ए के वेपर फेज में जा सकते थे, अब क्या उतने मॉलिक्यूल्स जा पाएंगे, नहीं ना। ऑब्वियसली बी का कुछ मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल के साथ है ना इंटरेक्शन पे होगा, है कि नहीं। उसी तरह बी का भी नहीं हो सकता उतना वेपर जितना पहले था, है ना। तो वो जो नया प्रेशर है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में ए और बी का, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो उसी के लिए रॉड्स लॉ है ना। इन्होंने कहा कि ये जो वेपर प्रेशर होगा किसी एक कंपोनेंट का, है ना, उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। डाल्टन्स लॉ बता चुके हैं तुम लोगों को, है ना, किसी मिक्सचर के लिए यूज होता है। तो क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पूछें तो रॉड्स लॉ ने कहा, है ना, इसके बारे में जानना है तो यू कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह बी के लिए लिखना है तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगेगा, और ये कांस्टेंट क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, किसी
एक सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्रेशर का सम होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी टोटल या पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। हाँ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिखा जा सकता है। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो इसको एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, सीधा सीधा याद रखना, है ना। चलो अब देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए। अच्छा, एक्स ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होगा, तो हम लोग एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या निकलेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना। और इक्वल टू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इक्वल टू पी सॉल्यूशन। तो देखो एक और एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ से निकल के आया, दिस इज इक्वेशन 2। ध्यान से देखो हम लोग क्या किए, बस एक मोल फ्रैक्शन को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर दिए, है ना। तो इससे जो इक्वेशन निकल के आया, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। देखो क्या किए हम लोग, पी नॉट ए यहाँ पे देखो ये माइनस में था, ये प्लस में था, तो हम लोग क्या लिए, यहाँ दोनों एक्स बी कॉमन है, एक्स बी को ले लिए। ठीक है, उसके बाद पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन को देख के क्या पता चलता है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन मोल फ्रैक्शन of one component बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, है ना, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे दोनों का जरूरत नहीं है, समझ में आया कि नहीं। इस इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे बस एक्स बी दिख रहा है। उसी तरह हम यहाँ पे देखो, अगर एक्स बी के जगह हम लोग 1 माइनस एक्स ए लिखते हैं, है ना, तो उसी तरह से फिर से एक इक्वेशन ऐसा निकल के आता, तो वहाँ पे एक्स बी की जगह क्या होता है, एक्स ए होता, उसको भी लिख देते हैं हम, है ना। हम लोग लिख सकते हैं दूसरा एक्स ए के टर्म में लिख सकते हैं, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, दूसरा क्या इक्वेशन निकलेगा, बिल्कुल सिमिलर ऐसे निकल जाएगा अगर हम लोग एक्स ए के टर्म में लिख रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आया, एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट मिला कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, ये, है ना, बस किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है, दोनों का जरूरत नहीं है ना। मतलब तुम्हें अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है ना, और प्योर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर तुम्हें पता है, तो तुम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, समझ में आया होगा तुम लोगों को। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल के आया, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना। यहाँ पे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना। इसको पुट करेंगे तो पी सॉल्यूशन या पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी।
है ना। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखेंगे, इट स्टेट्स दैट, है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इतना सा बस याद रखना स्टेटमेंट, और इसके जितने भी क्वेश्चन हम लिखा है सब याद रखना, बहुत ही आसान है। देखो, है ना, डाल्टन्स लॉ तुम्हें याद रखना है, और बस इतना याद रखना है, पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स से लिख सकते हैं। बस इतना याद रखोगे सब अपने आप निकल के आएगा। आगे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन निकालें इसको याद रख लेना, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात होता है यहाँ पे, अच्छा ये देखो, ये एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन है ना ऑफ कंपोनेंट ए, एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। लेकिन ये क्या है, इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में क्या मोल फ्रैक्शन था, ठीक है, वो है। लेकिन कभी कभी तुमसे क्या पूछा जाएगा, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, है ना, तो वो भी हमें निकालने आना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, एक्स ए और एक्स बी क्या था, लिक्विड फेज में क्या मोल फ्रैक्शन है उनका। लेकिन तुमसे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछा जा सकता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, है ना, या मोल फ्रैक्शन पूछ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मतलब वेपर्स का मोल फ्रैक्शन क्या है, समझ में आया कि नहीं। ये तो लिक्विड में था कि लिक्विड में ए कितना है उसका फ्रैक्शन निकल गया, लिक्विड में बी कितना है उसका फ्रैक्शन निकल गया। लेकिन जो वेपर बना है उसमें ए का कितना फ्रैक्शन है, बी का कितना फ्रैक्शन है ना, उसको तुमसे निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट y1 एंड या y a एंड y b आर मोल फ्रैक्शन of components in vapor phase। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं वाई ए एंड वाई बी, चूंकि एक्स ए और एक्स बी लिक्विड फेज का मान चुके थे, तो वाई ए एंड वाई बी को हम लोग क्या मानते हैं, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मानते हैं कंपोनेंट्स का। तो वाई ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए बाय पी टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है वेपर फेज का कंपोजिशन। उसी तरह वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाई ए एंड वाई बी पता होना चाहिए। पक्का मान लो एक क्वेश्चन पूछेगा तुमको इस फॉर्मूला से, मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज सबको पता होता है, वेपर फेज में निकालने के लिए मिस्टेक हो जाता है। क्या होता है, बच्चे एक्स ए और एक्स बी निकाल के छोड़ देते हैं। लेकिन तुमसे क्या पूछा है, वेपर फेज का कंपोजिशन पूछा है। ठीक है, तो वेपर फेज का कंपोजिशन जब भी पूछे, इसका मतलब समझ लेना क्या, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, वेपर्स का निकालना है। तो वाई ए क्या लिखेंगे, पी ए हमें पता होगा, पी ए निकाल लोगे, है ना, बाई पी टोटल। उस तरह पी बी बाई पी टोटल इक्वल टू क्या निकलेगा, वाई बी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ से रिलेटेड ये सब बातें हैं। अब तुमको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।